हेलो एवरीवन। तो आपका अपना चैनल जमन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछला क्लास में कुछ सवाल करवा चुके थे, कुछ थ्योरी पोर्शन बता चुके थे। आज क्लास को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहले आपका काम है कि शुरू का दो चैप्टर, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट डाला गया है टारगेट बैच 2023 एग्ज़ाम के लिए, 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो, एक कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इस चैनल पे नए हो तो उस चैनल पे सबसे जाकर ये चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें लास्ट का 2 चैप्टर होगा, उसको पहले आप लोग कवर करो, साथ साथ इसको भी देखा करो, ठीक है। ताकि आपका 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम, हमारा टारगेट ये होगा कि एक जो बोर्ड एग्ज़ाम 23 के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो सवाल होगा, जो उसका सिस्टमेटिक तरीका है, कह सकते हैं उसका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है, वो सारे को यहाँ डिस्कशन किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए हम बात करेंगे तो बिहार बोर्ड में क्या है, 100% ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए भी बेफिक्र रहिए, उसके लिए भी हम लोग तैयारी जरूर करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के। चलो हम बिना देरी किए आज का सवाल देख करते हैं, कौन सवाल होगा। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे इसी आधार पे था। आज क्लास में भी यही को सवाल दिया गया कि P के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब ये होगा कि एक हल होगा। समीकरण दिया हुआ है 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। इन समीकरण में P का मान निकालना है और हलों की संख्या दिया हुआ है अद्वितीय हल, मतलब एक हल होगा, ठीक है। तो P का मान क्या होगा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले जो रैखिक समीकरण दिया हुआ इसको व्यापक रूप में लिखते हैं, है ना। इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। दूसरा क्या होगा, व्यापक रूप a2x + b2y + c2 = क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से समीकरण को तुलना करना, ऑलरेडी समीकरण व्यापक रूप में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से कंपैरिजन करो, तुलना करो, a1 a2 b1 b2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान क्या होगा, x का गुणांक पहले समीकरण में, a2 हो जाएगा x का गुणांक दूसरे समीकरण में, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 4 और 2। b1 और b2, b1 जो होगा आपका वो क्या होगा p, और b2 क्या हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2। अब निकालते हैं c1 और c2। c1 है अचर पद, c2 भी अचर पद जो 8 और 2 दिया हुआ है प्लस के साथ, c1 8 और c2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलो सवाल कह रहा है, समीकरण दिया हुआ है कि समीकरण के हल दिया हुआ है अद्वितीय हल। चूंकि यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशन, चूंकि दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल है ना, एक हल है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसीलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2, ये कंडीशन होता है ना। इसमें दिया हुआ कि अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 a2 b1 b2 का मान रख देते हैं, ठीक है। चलो a1 का मान क्या दिया, देखो a1 का मान दिया हुआ है 4 और a2 का मान दिया हुआ है 2, नॉट इक्वल टू, अब b1 कितना दिया हुआ आपका p और b2 कितना दिया हुआ है 2। इस तरह से कुछ तैयार होगा समीकरण। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो ऐसा होगा कि नीचे से 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 किसके बराबर, 4 बराबर नहीं है किसके, p नॉट इक्वल टू हो जाएगा कितना 4। मतलब है कि इस समीकरण में p का मान 4 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हो गया कि दिए गए समीकरण में अगर p का मान 4 होगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा। याद रखिएगा, कहना क्या चाह रहा है कि p नॉट इक्वल टू 4 आया, मतलब p का मान 4 नहीं होना चाहिए। दिए गए समीकरण में p के स्थान पे अगर 4 रख देते हैं तो उस
टाइम पर अद्वितीय हल नहीं होगा। लेकिन जब p का मान 4 नहीं रखेंगे, इट मीन्स कुछ भी रखेंगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 -2 -3 5 6 7 -5 -6 कोई भी मान रखो, प्लस में माइनस में बट्टे में पूर्णांक में कुछ भी हो, 4 को छोड़कर कोई भी मान रखेंगे तो उस मान के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल समीकरण का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं, अतः p का मान 4 को छोड़कर सभी मानों के लिए क्या होगा, सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। अच्छा, p का मान सपोज 1% के लिए अगर p का मान 4 को छोड़कर कोई और मान रखते, 3 रख लेते हैं, तो समीकरण दिया हुआ है कितना, 4x + py + 8 = 0। दूसरा दिया हुआ 2x + 2y + 2 = 0। सपोज p के स्थान पे हमने 3 रखा, ठीक है, यहाँ 3 रखा है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि दोनों का अनुपात a1 a2 b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं आता है। तो चलो 4/2 का अनुपात 3/2 का अनुपात क्या बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 4/2 यहाँ हो गया, यहाँ 4 रखा जाए p का मान तो 4/2, तो क्या दोनों अनुपात बराबर आ गया। इसलिए p का मान कहा गया 4 को छोड़कर सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, क्योंकि 4 रखने पर क्या होता है कि दोनों का अनुपात बराबर होता है। अनुपात बराबर की स्थिति में अद्वितीय हल नहीं होगा। चलो अगला सवाल चेक करो, लिखा हुआ है कि किस मान के लिए, किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप का अर्थ क्या हुआ, अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो दे रखा है समीकरण kx + 3y + k - 3 = 0, और दूसरा दे रखा है 12x + ky - k = 0। इन समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो सवाल यह है कि k का मान क्या होगा। ठीक है, तरीका वही होगा, पैटर्न वही होगा। चलो इसका हल निकाल लेते हैं। k का मान निकालते हैं तो व्यापक रूप लिखा जाएगा। सबसे पहले व्यापक रूप क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा होगा क्या, a2x + b2y + c2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। और दोनों समीकरण का व्यापक रूप लिखा गया है। इस दिए गए समीकरण को हम क्या कर देंगे, तुलना करेंगे, a1 a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान पहले समीकरण में x का गुणनांक, a2 का मान दूसरे समीकरण में x का गुणनांक। तो a1 हो जाएगा आपका k और a2 क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ 12। बताओ b1 क्या होगा 3, b2 क्या होगा यहाँ k, c1 निकालेंगे, c1 क्या होगा तो k - 3 हो जाएगा, और c2 निकालेंगे तो c2 हो जाएगा आपका -k। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हमने नोट डाउन कर लिया। अब दिए गए कंडीशन में क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा कंडीशन, अनेक हल के लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। तीनों बराबर हो जाएगा आपस में, तीनों का अनुपात बराबर हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अनेक हल, मतलब कह सकते हैं अनगिनत हल। अब इसमें क्या करना है कि हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान को पुट करना है। तो a1 का मान कितना दिया हुआ है k, a2 का मान कितना दिया हुआ है 12, बराबर b1 कितना दिया हुआ आपका 3, और b2 कितना दिया हुआ है k। ठीक है, और c1 चेक करो, c1 क्या दिया हुआ है k - 3, और c2 क्या दिया हुआ है -k। जो मान जैसे दिया हुआ वैसे हमने नोट कर लिया। अब किसी तीन, देखो यहाँ दिया हुआ 3 अनुपात, एक तो है k/12 3/k, दूसरा है k - 3/- -k। तो तीनों अनुपात में किसी भी 2 अनुपात को बराबर कर लो तो k का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो किसी भी 2 अनुपात को हमने बराबर कर लिया, तो इस दोनों अनुपात को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, चलो चेक करो क्या होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है k/12 = 3/k। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, k को कोई k से गुना करो तो हो जाएगा k²,
12 को 3 से गुना करो हो जाएगा 36। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट आएगा। रूट का मतलब होता है कि प्लस माइनस 6, प्लस का मान भी 6 होगा, माइनस का मान भी 6 होगा। तो आ तो गया के का मान, के का मान 6 और -6 दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि केवल 6 के लिए, +6 -6 दोनों के लिए क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या होगा वो लिख लेते हैं। अतः के का मान 6 या -6 दोनों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हलों की संख्या निकालने का, थ्योरी पोर्शन कर चुके हैं। जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे सवाल इस आधार पे होगा, तो आपको ऐसे ही बनाना, ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज अब करते हैं कि हलों की संख्या तो हो गया है, अब ये हुआ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिया रहेगा, ठीक है। उसमें हमें ये बताना है कि x का मान और y का मान क्या होगा, मतलब उस समीकरण में निश्चित हलों की संख्या क्या होगी। जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले भी बता चुके हैं कि अगर एक 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण होगा तो उसके अनंत हल होंगे, और दो चर वाला 2 रैखिक समीकरण होगा तो उसके 3 संभव हल हो सकता है। 3 संभव हल का मतलब है या तो एक हल, या तो अनेक हल, या तो कोई हल नहीं, मतलब कोई मान आएगा ही नहीं, या आएगा तो अनगिनत आएगा, या आएगा तो एक आएगा। तो हम अब वो सवाल करेंगे जिसमें केवल एक ही हल आएगा, ठीक है। एक ही हलों की संख्या निकालना है। तो हलों की संख्या हमें नहीं बताना है, बल्कि अब जो बताना है वो हलों का मान बताना है। इट मीन्स कि दिए गए समीकरण में जो चर होगा x या y, या किसी में भी हो सकता है y z या p q, कुछ भी हो सकता है, उस चर का मान हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, ठीक है। दो चर वाली रैखिक समीकरण है, उसे हल करने की क्या क्या विधि होगी, कौन कौन विधि अपनाई जाएगी, चलो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली विधि होती है, दिया हुआ है विलोपन विधि, ठीक है। फेमस विधि है विलोपन विधि। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इस विधि से भी हम समीकरण को हल निकालेंगे, समीकरण के लिए हल निकालेंगे। तीसरी विधि है वर्ज गुणन विधि, ठीक है। चौथी विधि, वैसे वो लुप्तीकरण विधि भी हो सकती है ना। चौथी विधि हम लोग केवल करेंगे वो है आलेखीय विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के इतने सारे तरीके हैं, इसी में से किसी एक सारे स्टेप को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे, दे देंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण विलोपन से हल करना, प्रतिस्थापन से, वर्ज गुणन से, आलेखीय से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग करते हैं विलोपन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से किस प्रकार हल किया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीका है। तो इसमें लिखा हुआ है कि विलोपन विधि से हल करता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं उससे, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि किसे कहते हैं, क्या होता है, किस तरह का होता है। चलो पहला सवाल ले लिया जाए विलोपन विधि का, ठीक है, फर्स्ट नंबर का।
विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। जैसे x प्लस वाई बराबर हमने ले लिया 5, ठीक है। दूसरा समीकरण ले लिया और दूसरा समीकरण लिया x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। इन दोनों समीकरण के लिए x और y के लिए हल निकालना है। x और y के लिए हमें हल निकालना है, तो हलों की संख्या, तो ऑब्वियसली जब हलों की संख्या चेक करना है तो इसमें अद्वितीय हल होगा, मतलब कह सकते हैं एक हल होगा। तो उस एक हल का मान क्या होगा, x का मान, y का मान क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, चलो इसको हम लोग कह देंगे समीकरण 1 इस तरह से। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3, इसको कह देंगे समीकरण 2। याद रखना है विलोपन विधि में हमें एक समीकरण को दूसरे समीकरण में से घटाना है या एक समीकरण को दूसरे समीकरण में से जोड़ना है। चलो चेक कर लो। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि दोनों समीकरण को सबसे पहले हम रफ में जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होता है, तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो दोनों का LHS अलग जुड़ेगा और RHS अलग से जुड़ेगा। LHS क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई। इसका LHS क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर क्या बताओ, यहाँ 5 है यहाँ 3, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 8, ब्रैकेट खोल दिया। y से y क्या हो गया, यहाँ कैंसिल आउट, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। x क्या हो गया आपका 2x बराबर 8, x का बराबर क्या आया 8/2, यहाँ से x का मान क्या आ गया, x के लिए मान क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और इस मान को अगर हम किसी भी समीकरण या तो 1 में या तो 2 में रखते हैं, ठीक है, तो y का मान आता था, x का मान 4 रखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ, ठीक है। इस समीकरण में x का मान रख दिया जाए 4 प्लस y बराबर 5, यहाँ से y निकालेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 4, तो 5 में 4 जाने पर क्या हो गया 1। तो देख सकते हो कि x का मान क्या आया यहाँ 4, y का मान क्या आया 1 आया। तो 4 और 1 मतलब है कि ये समीकरण जिसको जोड़ने पर 5 आना चाहिए, घटाने पर आपस में 3 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 4 एक ही आंसर आएगा। 4 में 1 जोड़ दो 5, 4 में 1 घटा दो 3, मतलब है कि x का मान 4, y का मान 1, इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये समीकरण जो निकाला तरीका है जोड़ने पर, तो ऐसे हमें नहीं करना है, ये तरीका थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। आसान तरीका ये हो गया कि दोनों समीकरण को जोड़ने पर करता है ना, दोनों समीकरण को, मतलब समीकरण 1 और 2 को, दोनों समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, ऑब्वियसली दोनों को आपस में जोड़ दो, तो जोड़ने पर तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। दिया हुआ है x प्लस वाई जिसका मान 5, दूसरा है x माइनस वाई जिसका मान दिया हुआ है 3। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हो गया आपका 2। तो यहाँ चेक करो कि जोड़ने पर y और y इसलिए कटा है क्योंकि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि वो साइन घट गया, प्लस और माइनस आपस में दोनों कट गया, वो पद को कैंसिल आउट कर दिया गया जो प्लस में हो और माइनस में हो। तो जोड़ने के कंडीशन में याद रखिएगा आप यहाँ पर कि जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है तो जोड़ने पर वो पद जुड़ेगा जिसके आगे प्लस और प्लस साइन होगा, या जिसके आगे माइनस और माइनस साइन होगा। वो समीकरण आपस में जुड़ेगा क्योंकि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन वो टर्म कैंसिल हो जाएगा जिसके आगे साइन होगा प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, ये दोनों होगा। एक में आगे प्लस या माइनस, दूसरे में माइनस और प्लस दोनों होना चाहिए, तो वो पद जोड़ने पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों में चेक करो कि x और x दोनों प्लस में है, दोनों समान भी है, y और y प्लस और माइनस में भी है,
काटने का नियम है, घटाने का नियम ये होता है कि पहले पद बराबर होनी चाहिए, उसके बाद जोड़ने की कंडीशन में एक पद प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, या पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो वो दोनों पद क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो y और y दोनों बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा याद रखना, जोड़ने का कंडीशन में ऐसा होता है। x और x को जोड़ने पे क्या आ गया 2x, 5 और 3 को जोड़ देंगे क्या आएगा आपका 8 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 8/2, कैंसिल होके क्या आ गया 4। देखो वही मान आया ना, ये ऐसे नहीं करना आपको, बहुत लंबा विधि हो जाएगा, ऐसे करना है। तो यहाँ x का मान 8/2, तो x का मान कट कर क्या आ गया, x का मान 4 आ गया। ठीक है, x का मान आ गया क्या 4। अब इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हो, तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो x + y = 5 दिया हुआ है। ठीक है, x का मान क्या है आपका 4 + y = 5, तो y = 5 - 4 घट कर क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं, अतः x का मान आपका क्या आ गया 4 और y का मान क्या आया 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप हल करोगे। देखो सवाल को फिर से वही लिया गया, x + y = 5, दूसरा है x - y = 3, दोनों समीकरण वही है, x + y 5, x - y = 3। अब इस समीकरण को इस विधि में हमने जोड़ने पर बनाया, अब हम इस दोनों समीकरण को घटाने पर बनाएंगे। ठीक है, घटाने पे चेक करते हैं तो कैसा होगा। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को आपस में घटा देते हैं। सब इसका नामांकन करेंगे, इसको नाम कर रख दो, इसका नाम रख दो आप 1, दूसरे वाला है x - y = 3, इसका नाम रख दो समीकरण 2। ठीक है, दोनों समीकरण को आपस में घटाना है। तो घटाने का अर्थ हुआ कि LHS से घटेगा, RHS से घटेगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा दो, तो घटाने पे क्या प्राप्त होगा। देखो तो जब भी घटाएंगे समीकरण 1 और दोनों समीकरण को, तो LHS से घटेगा, RHS से घटेगा। LHS क्या दिया हुआ है x + y, इसका LHS क्या दिया हुआ है x - y। ठीक है, अब दोनों को आपस में घटाना है। अब 5 में 3 घटेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली 2 बचेगा। देखो x + y, साइन में प्लस ही साइन होगा, इसके आगे माइनस साइन दिया हुआ है, तो ये ब्रैकेट खुलने का मतलब हुआ कि -x से गुना करेंगे -x, माइनस y से गुना करेंगे माइनस क्या हो जाएगा +y। 5 में 3 जाने पर क्या हो गया 2। ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ x का मान प्लस में, x का मान माइनस में, कैंसिल हो गया, y और y जुड़ जाएगा, तो क्या होगा y और y 2y = 1। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया 2/2 कट कर आ गया 1, तो y का मान आ गया आपका 1। और वही मान है जो हमने जोड़ने पर बनाया था, घटाने पर भी वही आंसर आएगा। और y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो इस तरह से आपका x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 रखने पे x 1 उधर जाएगा, तो x = 5 माइनस कह सकते हैं 1, 4 बचेगा। तो ये जो विधि है लंबी विधि, ऐसे नहीं करना है आपको, है ना, एक लाइन में एक सिस्टमेटिक तरीके करना है, हल ऐसे ही करना है। तो इसमें देखोगे कि जब घटाने की बात होगी तो इसमें कौन सा पद कटा, x वाला कटा, वो x जिसके आगे प्लस साइन है, वो x जिसके आगे प्लस साइन है। तो इससे ये समझ में आया कि जब कभी भी घटाने की बात होगी, समीकरण 1 और 2 में घटाने की बात होगी, तो वो पद कैंसिल आउट हो जाएगा। जो पद, पहली बात बराबर होनी चाहिए, समान पद होनी चाहिए, और दूसरा या तो दोनों में प्लस साइन होगा या दोनों में माइनस साइन होगा। ध्यान रखना है, या तो दोनों में प्लस साइन या दोनों में माइनस साइन होगा, तो वो दोनों पद आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो जोड़ने पर हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब कभी भी घटाने की बात होगी, तो दोनों समीकरण में जो दूसरा समीकरण है उसका साइन चेंज हो जाएगा। याद रखना है, साइन चेंज होगा। x जो कि प्लस में दिया हुआ है, y जो कि माइनस में दिया हुआ है,
ब्रैकेट हटने के बाद ये माइनस साइन गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद। ये सिर्फ केवल घटाने में होती है, जोड़ने पर फिर ऐसा नहीं होता है, जोड़ने पर कोई साइन में बदलाव नहीं होगा, जो साइन है उस पदों का वही रहेगा, उसी के हिसाब से हमें हल करना है। लेकिन जिसमें घटाने की बात होगी तो एक में माइनस है एक में प्लस है, तो वो जोड़ने पर होगा, घटाने पर कब होगा, जब प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो। तो x प्लस में तो कैंसिल आउट हो गया, y प्लस में है y माइनस में तो कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि इसका साइन गुना हो के प्लस बन गया ना, इसीलिए वो नहीं कटा। कटने का अर्थ हुआ कि घटाने पर हम काटते हैं। तो जब कभी भी घटाने की बात होगी तो घटाने में दूसरे समीकरण का जो साइन होगा वो बदल जाएगा, जो y माइनस में था प्लस हो गया, x प्लस में था माइनस हो गया। तो यही चीज़ को ध्यान में रख के हमें ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाते हैं, स्टेप अब तक यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3, दोनों समीकरण है। अभी मैंने बताया कि दूसरे समीकरण का साइन क्या होगा, घटाने पर चेंज हो जाएगा। मतलब ये x जो प्लस में है वो माइनस में, ये y माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 3 जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा, क्योंकि अभी देखे थे ना कि 5 माइनस 3 हो गया था, 3 में प्लस है, साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, तो साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने का अर्थ हुआ कि साइन चेंज बिल्कुल होगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। कहने का अर्थ हुआ कि x के आगे जो प्लस साइन था अब वो प्लस नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, माइनस। y में जो माइनस था अब वो y का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। 3 में जो साइन प्लस था अब वो साइन क्या हो गया, माइनस। घटाने पर जो पद प्लस प्लस में हो या जो माइनस माइनस में हो उसको हम घटाते हैं। तो ये प्लस प्लस में है तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, पद कैंसिल होगा। y प्लस में, ये y भी किस में है, प्लस में, माइनस खत्म हो गया, y का प्लस हो गया, तो प्लस y मिलकर क्या हो गया, प्लस 2y। 5 प्लस में और 3 माइनस में, 3 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घट कर क्या हो गया, 2। तो y का मान 2/2। चलो फिर से समझा देता हूँ, x प्लस में तो दोनों साइन कट गया, ठीक है, ये पद खत्म। y भी प्लस में, y माइनस में था प्लस हो गया, तो ये प्लस प्लस जुड़ेगा तो y और y क्या हो जाएगा, 2y। 5 प्लस में, 3 प्लस में था लेकिन माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस माइनस घट कर आ गया 2, और 2/2 कट करके आ गया आपका 1, तो y का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर दिया हुआ आपका कितना, 5। y का मान 1 रख दो बराबर 5, 5 माइनस 1 घट करके आ गया 4। तो इस तरह से x का मान आ गया कितना आपका, 4। y का मान कितना आ गया, 1। यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जोड़ने पर क्या होता है, साइन में कोई बदलाव नहीं होता है, घटाने पर क्या होता है कि साइन में बदलाव होता है। जोड़ने पर वही पद कटेगा जो पद या तो प्लस माइनस में हो, माइनस, पहली बात समान पद होनी चाहिए, दूसरी बात कि साइन प्लस और माइनस में हो या माइनस प्लस में हो, तो वो पद कैंसिल आउट हो जाएगा। घटाने पर वही पद कटेगा जो सब पद पहली बात बराबर हो और प्लस प्लस में या माइनस माइनस में हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आया होगा। इसी आधार पर अगला सवाल हम लोग लेके आएंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग वेट करिए, इंतज़ार करिएगा और जो पिछला सवाल है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा।